अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज पूरे देश भर में एक बड़े हिस्से में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक अग्निपथ भर्ती स्कीम को लेकर पूरे देश भर में बवाल चल रहा है और सर्वाधिक बवाल बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार में दर्जनों ट्रेन जला दी गई, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। 17 जनपदों में 17 स्थानों पर जमकर वायलेंस हुआ। पुलिस चौकी फूंक दी गई, थाना फूंक दिया गया, तमाम ट्रेन फूंक दी गई, वाहन फूंके गए, हिंसा हुई, पथराव हुआ। युवाओं की नाराजगी रुक नहीं रही है। हमें इनके कारणों और इसके समाधान पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। आज की डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अग्निवीर योजना ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में हाहाकार मचा दिया है। भारत सरकार ने बड़े जोशो खरोश के साथ ये योजना मिलिट्री में भर्ती की लागू की थी और ये उम्मीद जताई थी कि बड़े पैमाने पर इसमें युवा भाग लेंगे, लेकिन दरअसल ये मामला उल्टा पड़ गया। उत्तर प्रदेश और नॉर्थ का युवा नाराज है सरकार से, क्योंकि इस भर्ती योजना को वो पसंद नहीं कर रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश भाग में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, ट्रेनें जलाई गईं, गाड़ियां जलाई गईं, उपद्रव हुआ, पथराव, फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे गए। हजारों यात्रियों को बहुत परेशानी हुई सड़क पर, और रेल मार्ग से यातायात करने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी लोगों को। लेकिन अचानक से ये विद्रोह और बवाल और ये बगावत और ये इस तरह का वातावरण कैसे निर्मित हो गया? भारत की सरकार क्या समझ नहीं पाई थी कि ये अग्निपथ भर्ती स्कीम अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं होगी, या इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया गया था, या बिना कंसल्ट किए इस योजना को एक तरफा लागू कर दिया गया? भारत सरकार तर्क दे रही कि दुनिया के तमाम मुल्कों में सेना को यूथफुल करने के लिए इस तरह की तकनीक और इस तरह की भर्ती योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन भारत के युवाओं को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री में जाने का जो क्रेज है वो अभूतपूर्व है। ये जो ऑलिव ग्रीन वर्दी है ना, इसकी बात ही अलग है। इसको पहनने के बाद अंदाज ही अलग है। इसको पहनने के बाद नसों में जो बहने वाला खून है और जो ऊर्जा है और देश प्रेम की जो सच्ची भावना है, उसकी तासीर ही अलग होती है। ये ऑलिव ग्रीन वर्दी सेना की, इसको धारण करना युवाओं का सपना है। ये नौकरी नहीं होती है सिर्फ, ये नौकरी के साथ देश प्रेम, लगन, सेना के लिए काम करना, ये जज्बा हमको विरासत में मिला है, हमको हमारे पुरखों से मिला हुआ है, हमारी पीढ़ियों में है। ये प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, युद्ध सबसे बड़ा कार्य होता था, तो फैक्ट्री और धंधा था नहीं, सारा रोजगार सेना में ही हुआ करता था, सारे काम धंधे सेना से ही जुड़े हुए थे। युद्ध लड़ना मर्दानगी का प्रतीक माना जाता था, है और रहेगा। शायद यही कारण है कि पुलिस या अर्धसैनिक बलों के मुकाबले भारतीय सेना में काम करने का, भारतीय सेना की के सेवा करने का जो गौरव है, वो युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो उनको बेहद आकर्षित करता है। ऑलिव ग्रीन वर्दी, फिर नोट करिएगा, इस वर्दी का महत्व ही अलग है। यही शायद देश प्रेम है और यही मर मिटने की जज्बा है जो आम सिविलियन को एक सैनिक से बिल्कुल अलग करता है। जब हम आप छोटे छोटे मामलों से खुद को बचाने के तरकीबें खोजते हैं, तब ये दुश्मन से लोहा ले रहे होते हैं, आमने सामने की फायरिंग, आमने सामने के युद्ध में हिस्सा ले रहे होते हैं, और इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती है। इन्हें यह भी नहीं याद रहता कि इनके पीछे एक परिवार है, इनके पीछे बच्चे हैं, इनके पीछे माता पिता हैं, इनके पीछे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। ये भूल जाते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर, ये तो ही सेना में जुड़ी बात। लेकिन बहनों भाइयों, गांधी जी के देश में हिंसा करना पाप है, गलत है। हिंसा किसी भी प्रकार की हो, गलत है। उत्तेजना किसी भी प्रकार की हो, गलत है। तोड़फोड़ किसी भी प्रकार का हो, गलत है। हमले किसी भी प्रकार के हों, गलत है। और हमें गलत को गलत कहना आना चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और अपनी बात कहने का अधिकार और हक सभी को है। किसानों को भी था,
क्या किसानों ने हिंसा की? नहीं की ना। अपनी बात की उन्होंने, लंबा समय उनका आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा। तो हिंसा किसी भी मसले का, दुनिया के किसी मुल्क में हिंसा के जरिए आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और जहां जहां हिंसा हुई है वो लक्ष्य भेदे नहीं जा सके, बीच में वो यात्राएं रुकी हैं। अनगिनत उदाहरण है दुनिया भर में। तो हिंसा किसी मसले का समाधान नहीं है। छात्रों को अगर ये योजना पसंद नहीं है तो शांतिपूर्ण तरीके से भारत की हुकूमत के साथ बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना, वायलेंस करना, ये कितना उचित है आप स्वयं में विचार करें। मुझे ये लगता है कि गांधी जी के देश में जिन्होंने अहिंसा का पाठ दुनिया भर को पढ़ाया, दुनिया भर को, आज आप जब भारत के बाहर जाते हैं तो गांधी जी के देश के तौर पर हम माने जाते हैं, देखे जाते हैं। उस देश में हिंसा करना बहनों भाइयों मैं उचित नहीं मानता हूँ। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है, आप उसका इस्तेमाल करिए। कुछ बयान सुनिए आप। और 2 साल से भर्ती नहीं आई, बच्चे एज ओवर हो गए, पुरानी भर्तियां रद्द कर दी गई सारी। अब पुरानी भर्तियां रद्द कर दी गई तो हम लोग क्या करें बताइए। मेरी मांग ये है कि टीओडी नहीं चाहिए, भर्ती में क्या जैसे पहले थी वैसी चाहिए सर। 4 साल की भर्ती है, 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। सूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ संगठनों के द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लड़कों को भड़काया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पे हमारी कड़ी नज़र है और उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ ओपी सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, जीके चतुर्वेदी रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ मौजूद हैं, संतपाल राघव जी रिटायर्ड कर्नल हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता और फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। ओपी सिंह जी, आज हिंसा के जिस तरह के दृश्य बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मथुरा से लेकर सिकंदराबाद यानी तेलंगाना तक देखने को मिले, ये आश्चर्यजनक हैं, बड़े हैरान करने वाले हैं। अगर आपकी हुकूमत अग्निपथ भर्ती स्कीम ला रही थी तो युवाओं के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन क्यों नहीं किया गया? ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यह योजना जो लाई गई अग्निपथ अग्निवीरों के लिए, यह निश्चित रूप से देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए लाई गई। आप ये बताएं कि सेना, इस देश के अंदर सेना से बड़ा सम्मान किसी का नहीं है। प्रारंभ में आपने इसकी गरिमा और इसके गौरव को आपने खुद बताया। सेना में मान लीजिए कि 4 लोगों की अगर भर्ती हो रही है तो एक को तो परमानेंट नौकरी मिल रही है, 3 जो बचे 4 साल बाद उनको सरकार द्वारा 21 से 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, उनको उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, उनको 12वीं पास तक का जो है सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप ये बताइए कि 4 साल बाद यदि उनको 22 लाख रुपया मिलता है तो ये उनके उद्योग या उनके रोजगार करने के लिए हम समझते हैं कि बहुत ही उपयोगी होगा। इसके साथ ही सरकार की योजना है कि जो 4 साल बाद इनको 22 लाख रुपया तो मिलेगा ही, इनको बैंकों से सरकारी सस्ते मतलब कम ब्याज पर इनको लोन भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो इनको भर्ती करने का और उसको देने का पूरा नौजवानों को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए हो, आपके लिए हो, किसी के लिए हो, कि अगर ये बात उठी तो हो सकता है कि सरकार की रीति नीति योजना में कोई कमी हो, बात करें। लेकिन विपक्ष तो ऐसा बैठा है जैसे लगता है कि मनमांगी मुराद मिल गई। और देश के अंदर आप ये बताइए, छात्र, किसान, नौजवान, सैनिक, ये कितने सम्मान के दृष्टि से देखे जाते। पर आप मुझे बताओ, जिनको आप लाखों रुपए देने की बात कर रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए मिलेंगे, उनको इन योजनाओं में लाभ मिलेगा, तो जिसको लाखों रुपया मिल रहा है वो पैसा लेने के बजाय हिंसा क्यों कर रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कहा, यह सवाल आपने बिल्कुल सही कहा। वो इसलिए कर रहा है
कि ये जो विपक्ष जो है उनको भ्रम में डाल करके उनको भड़काने की कोशिश कर रहा। अरे मैंने कौन टीवी सा पर देखा विपक्ष, है, कहाँ का नौजवानों, विपक्ष? छात्रों के साथ ये साथ खुद खड़े होने कई की स्थिति में नहीं है आपके सामने, ये सारे कहाँ विपक्ष- लोगों को भड़काते अरे चले सुनिए, जाएंगे। सुनिए ब्रजेश जी, इनके कितने मुट्ठी भर विधायक हैं इनके सुनिए पास। सुनिए सुनिए ये इतने ताकतवर हो गए कि आपके खिलाफ पूरे देश में उपद्रव करा देते मैं हैं। ये कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो ये फिर बिल्कुल करा मतलब रहे हैं, आपको बिल्कुल सोचना करा पड़ेगा रहे हैं। अपनी पॉलिटिक्स ये के वो- बारे में। नहीं, सुन लीजिए ब्रजेश जी, इस देश के अंदर कुछ ऐसे भी शर्मनाक लोग हैं कि जब हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया तो बैठ के मुस्कुरा रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने कहा सबूत लाओ, सेना के अधिकारियों अच्छा अब आप सबूत ये लाओ बताओ तुम कि गए जब विरोध का प्रदर्शन बताइए, इतना बड़ा है, पठानकोट पर हमला युवा होता। नाराज हैं, सड़कों पर हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, आज ट्रेनों के जलते दृश्य देखकर आप मैं बड़ा विचलित देखिएगा, हुआ। 24 मेरा जून आपसे को प्रश्न है भर्ती ओपी सिंह जी, एक प्रक्रिया प्रश्न है शुरू, मेरा आपसे 24 कि जन- क्या भारत की सरकार अग्निपथ भर्ती स्कीम जी। को रिव्यू करने के लिए तैयार है? नहीं, इसमें खामियां क्या है? 5 तो खामी बता दीजिए हमको। अरे तो इसमें उनसे 5 पूछिए ना जो खामी, ट्रेनें जलाई दे रहे हैं। राजपूत जी बैठे हैं, बता नहीं, ट्रेनें जला रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, इसको कौन इसका समर्थन कर रहा? अगर आप ये बताइए 238 ट्रेनें रद्द हो गई, 72 ट्रेनें प्रभावित हैं, आप ट्रेन किसके जला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ट्रेन जला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरे की सरकार आपका की दफ्तर ट्रेन भी जला? फूक दिए आप गए, किसके कई ट्रेन बीजेपी जला? के कई आप ऑफिस किसकी फूके बसें गए, तोड़ रहे हैं? अलीगढ़ में आपके नेता की गाड़ी जला दिए सब। तो यही तो मैं कह रहा हूं, हमारी गाड़ी जला दे ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेनें फूंक रहे हैं ये राष्ट्रीय अच्छा ठीक है, संपत्ति ऐसा का करता हूं, नुकसान जिनको आप कर बहुत रहे हैं, ताकतवर ये बता किसका रहे कर हैं कि मैं ये विपक्ष पूछना ऐसा करवा चाहता रहा हूं। है, और जो बहुत ताकतवर है जिनके पास सुनिए, 2 एमएलए हैं अरे यूपी में, ताकतवर कुछ कांग्रेस नहीं के है, प्रवक्ता हैं 8 मेरे साल साथ से सुरेंद्र पैदल हो राजपूत। चुके हैं। एक सेकंड सुनिए, रुकिए, आज विपक्ष को भी बुलाया हूं, बहुत सही मौके पे एक चीज आपने सुनिए, बात उठाई है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं दूंगा टाइम, ब्रजेश एक सेकंड जी, रुक जाओ तसल्ली से ओपी सिंह जी नहीं, प्लीज। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कह लो, एक सेकंड, कह लो। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी, क्या इस देश के किसी विपक्षी नेता का ट्विटर बोला कि ये शांति व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा, इसकी निंदा किसी ने किया? बैठ करके आग में घी डालने वाले जिनको परजीवी कहा जाता है, थैंक यू। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। ओके ऑल राइट, इस सुरेंद्र देश के राजपूत अंदर जी, जो भी कांग्रेस उपद्रव पार्टी को होगा, क्यों लगता उसमें है कुछ कि लोग हैं अग्निपथ भर्ती जिनकी योजना अपनी जमीन तो उचित खसक नहीं चुकी है, और ये जो उनका आज जनाधार कल से हिंसा खसक चल चुका रही है, आज ये हिंसा जनता ने कंटिन्यू उनको रही, जो है आज पैदल उत्तर कर प्रदेश दिया। और बिहार जल लेकिन गया वो पूरी इस तरह, ताक में और बैठे देख के हैं, बड़ी हैरानी कब हुई। कहाँ कौन अब सी ओपी सिंह चीज हो बता रहे हैं और कि उसमें- विपक्ष बड़ा मजबूत है और ये सब बदमाशी करवा रहे हैं। 2 बातें ओपी सिंह जी की। आखिरी बात का मैं पहले जवाब दे दूं। ओपी सिंह जी, शायद आपने देखा नहीं, अगर आपकी नज़र से नहीं, क्योंकि हम लोग क्योंकि उतने बड़े शायद नेता नहीं हैं कि आपकी नज़र के सामने जाएं। परसों से लेकर के आज तक मैंने स्वयं कम से कम 1 नहीं 10 जगह पे ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है, और हिंसा बिल्कुल न करें, अहिंसक रखें, संविधान के अनुरूप काम करें। और अगर आपको नहीं है तो मैं आपको अभी ब्रजेश जी से नंबर लेकर के आपको सारे के सारे ट्वीट भेज देता हूं। आपने जैसे एक बात, अब बड़े नेता जो है वो भी दिए अब होंगे मैं बड़े ट्विटर पर। नेताओं के भी भेज दूंगा आपको। हाँ, सुन, बड़े नेताओं के भी भेज दूंगा, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने करी कि कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर है, तो भाई अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर है और भारतीय जनता पार्टी इतनी डरपोक और इतनी कायर है तो सत्ता छोड़े और बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। हम मैंने अग्निवीर कांग्रेस भी वापस पार्टी ला, को बीच में ताकत- मत ओपी सिंह बोलिए, जी बीच में मत बोले ये प्लीज, क्या है रनिंग कमेटी बीच में चल मत रही है? बोलिए ओपी सिंह जी, बीच में नहीं ये प्लीज, क्या रनिंग कमेटी अपनी चल अपनी रही है? बारी में बोलिए प्लीज, इतना संयम होना चाहिए हमारे पास। बोलिए सुरेंद्र जी। तो अब आपको दूसरी बात, अगर आप कायर हैं, आप डरपोक हैं, आप सरकार नहीं चला सकते हैं, आपको सरकार नहीं चलानी आती, आप इस्तीफा दे दो, जनता अपने आप तय कर लेगी और हम लोग चला करके दिखा देंगे, अग्निवीर भी वापस ले लेंगे और बेहतरीन योजना भी लेकर के आ जाएंगे। एक बात मैं अब आपको यहां पर और किसी में इनके विधवा प्रलाप में नहीं जाना चाहता कि इस तरीके की बातें हों, हम लोग इस तरीके की बातें करें। मैं इस योजना पर आ जाता हूं सीधे सीधे। ब्रजेश भाई, आपको और मुझको या किसी को भी, चांद भाई बैठे हुए हैं यहां पर, इनको भी कोई थप्पड़ मार दे चलेगा, लेकिन पेट पर लात मार दे नहीं चलेगा। यह योजना
आम आदमी के, गरीब आदमी के, पिछड़े आदमी के, जो सेना में अपनी संरक्षा सुरक्षा ढूंढता है, देश की सेवा करते हुए अपनी भी सुरक्षा ढूंढता है, उसके पेट पर लात मारने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वो कैसे? न ग्रेजुएटी, न फंड, न पेंशन। 3 साल आदमी तैयारी करता है सेना में जाने के लिए और 4 साल की नौकरी। आप हमको बता दो, वो सैनिक जो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की बात कर रहा है, और हो सकता है उसकी जान भी न्यौछावर हो जाए, जिसकी लाश तक नहीं आ पाती और उनके घरों पे वर्दी आती है, अब इधर क्या नाम आने लग गई उनकी डेड बॉडी। तो आप बता दीजिए मुझे, उसको क्या कहा जा रहा है कि आपको हम सैनिक भी नहीं कहेंगे, आपको हम शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, आपको हम 1 करोड़ रुपया भी नहीं देंगे, आपको जो बीमे से मिलेगा पैसा 48 लाख रुपया वो देंगे। और अभी ओपी सिंह जी ने इतना बड़ा झूठ बोला, 22 लाख रुपए दे रहे हैं। भाई कहां से दे रहे हैं 22 लाख रुपए? उसकी सारी तनख्वाह जोड़ दी, कह दिए 22 लाख रुपए हैं। काम नहीं करा रहे हो, तनख्वाह नहीं। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, ब्रजेश भाई आपने भी सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, 30,000 रुपया। आप पॉइंट नोट कर लें, अपनी बारी में इनको पूरा जवाब देना। आपको मैं बताऊं, 30,000 रुपए तो उसको मिल जाते हैं, लेकिन क्या उसके खर्चे नहीं होते? उसके खर्चे नहीं होते, कहां से दे देंगे ये लोग? तीसरी बात, उस सैनिक की जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की बात करता है, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा तो आपने खत्म कर दी, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी, उसकी कैंटीन के वो सारे खत्म कर दिए और आपने उसको ला करके खड़ा कर दिया बेरोजगारों की भीड़ में। मैं तो कहता हूं ओपी सिंह जी से कि भारत की सरकार एकदम क्लियर कर दे, 3 निकाल दे, कोई बात नहीं, लेकिन यह क्लियर करे कि जो लोग वहां से ट्रेंड सिपाही आएंगे, ट्रेंड अग्निवीर आएंगे, सबको 100% सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाएगा। पुलिस में रखा जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्स में रखा जाएगा, सीआरपीएफ में रखा जाएगा, बीएसएफ में रखा जाएगा, या अन्य कहीं रखा जाएगा। उनको आप भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दे रहे हैं। सोल्जर बोर्ड से क्या करेंगे कि 60% से 70% सोल्जर बोर्ड के लोग जो है सरकारी इमारतों की गार्ड करते हैं। सर, आप गार्ड बना दे रहे हैं उनको, ये कोई तरीका है? और ऊपर से वो जो लड़के जब अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी लोग आतंकी कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे उनके घर पर, कह रहे हैं उन लड़कों को। मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन लड़कों से भी मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करें, लेकिन अगर कोई लड़का अपनी पेट की लात पर आकर के कोई रिएक्ट किया है तो उसको आप जो है बुलडोजर चलवाने की बात करते, आप कहते हैं वो गुंडा है, वो आप कहते हैं वो आतंकी है। क्या मजाक बना रखा है भारतीय जनता पार्टी? आप क्या चाहते हो? कांग्रेस पार्टी की डिमांड क्या है कि ये योजना रिव्यू हो या वापस हो? पहली चीज तो ये योजना वापस होनी चाहिए। नंबर 2, आप रिव्यू करना चाहते हैं तो लड़कों के साथ बैठिए और कहिए इस पे कि साहब 4 के 4 लड़कों को रखा जाएगा, नंबर 1। और अगर नहीं आप रख सकते हैं, पेंशन की आप बात कीजिए, पेंशन आपको देनी पड़ेगी। नहीं आप वो कर सकते हैं, आप 100% कहिए कि सब लोगों को हम सरकारी रोजगार में समायोजित करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप सरकारी रोजगार में समायोजित कीजिए, एक लड़का नहीं सड़क पे दिखाई देगा। कर्नल राघव जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल राघव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर, पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है और यूथ जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ऐसा लगता है कि प्रॉपर कंसल्टेशन इस दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच नहीं था। अब जब ये हिंसा इतनी फैल गई है, युवाओं में नाराजगी है, आप क्या धारणा रखते हैं इस स्कीम के बारे में? जी देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये स्कीम एक रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है। आप अगर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैं लखनऊ से, लोग यहां से रिक्रूटमेंट होके जाते थे बंगाल आर्मी। मुझे एक किताब है, सिपाही टू सुबेदार सीताराम जो पंडित थे, वो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के ले जाते थे, और उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी वो एक कोट देते थे, खाने पीने का अपना उनको राशन देते थे, और सारा सिस्टम ऐसे होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चीजें बदली। उड़ती बाजार जो आप देखते हैं, हर एक कैंटोनमेंट पे उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को लिया,
सिर्फ एक कुर्ती दी, कोई पेंशन वगैरह नहीं। तीसरी, जब जरूरत आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो पूरा सिस्टम, क्लोथिंग, राशन, पूरा जो मैस बुक वगैरह सब दिया और चीजें एक स्टेबलाइज हुई। मैं आज आपको ये बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो हमारा एडवर्सरी है, जो चाइना है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जो जवानों से टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, वहां पे जो इक्विपमेंट है, जो हमारे पास भी इक्विपमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, सारा जो है वो बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट है। उसके लिए जो हमने जो इसका लोगों को ज्ञान नहीं है, स्कीम में क्या है, सिर्फ पे पैकेज, ये मोटी मोटी चीजें हैं। उसमें जो आईटीआई के जो युवा होंगे, वो एक देश को एक सुरक्षा प्रदान करेंगे, चीजों को समझेंगे। एक 10th क्लास लड़के को हम मल्टीनेशनल, मल्टी फैसेट नहीं बना सकते। उसको आर्मी के अंदर ऑपरेशन गिनवाता हूँ, एल्टीट्यूड वॉरफेयर, ग्लेशियर वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, एमबीबीएस वॉरफेयर, बिल्टअप, टेररिज्म, काउंटर जंगल ऑपरेशन। ये आपको मैं एक छोटा एक सैनिक जो कम्बैट वाला है, उसको ये सारा टेक्नोलॉजी के बगैर, आज टेक्नोलॉजिकल बेस है। आप इजराइल का आप देखें सिस्टम, सारी चीज टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है। तो ये एक रिफॉर्म है। सर, ये योजना और आपकी बातें सर, इनमें थोड़ा विरोधाभास है। आपकी बातें कन्विंसिंग नहीं लग रही हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सेना से ज्यादा समय नहीं हुआ मुझे रिटायर हुए, इसका डिस्कशन चली है। और इसको जो आर्टेक्ट है, हमारी एक ट्रेनिंग कमांड है, एक एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल, मैं जो जिसकी रैंकिंग आती है 15 या 16 में जो हिरार्की में, उसको एक इंचार्ज बनाया जाता है, उसमें एक स्टडी पैटर्न किया जाता है। और इसको जो है जब रोल आउट करने के टाइम पे भी इसमें कुछ खामियां रहती हैं, तो वो उसको पूरा किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं फखरुल हसन चांद जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। फखरुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है। पेचीदा से पेचीदा मामलों को भी हम मिल बैठकर सुलझा सकते हैं, और दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ हिंसा हुई तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, भटक गए। क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, गलत हो रहा है? नहीं, हिंसा की समाजवादी पार्टी भी निंदा करती है। जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको गांधी जी का देश है, गांधी जी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए। विरोध, मैं समझता हूं कि जो नीति आई है आर्मी की, जो भारतीय जनता पार्टी ने आर्मी में भर्ती निकाली है, उसमें बहुत खामियां हैं। नौजवानों को अपना विरोध करना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके के अधिकार दिए हैं संविधान ने, उस तरह से अपनी बात को कहना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए। विरोध बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम कानून लेके आए हैं, ये हमारे भी समझ से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी 4 साल के लिए नौकरी देना चाहती है। वो उनका जो एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि वो पेंशन नहीं देना चाहती। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से दूसरा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी पार्टी, दूसरे लोग जो विपक्ष में हैं वो तो सब देशद्रोही हैं, क्योंकि सवाल बहुत पूछते हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछ लेते हैं, कभी दूसरे मुद्दों पे सवाल पूछ लेते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप देश के नौजवानों को ये आश्वस्त कर पाएंगे कि आज जब आप आर्मी में 4 साल नौकरी देने जा रहे हो, उसके बाद आप ये नहीं कहोगे कि देश में सीमा पे जो नौजवान खड़ा है, जो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, वो 4 साल नौकरी कर रहा है। जो दूसरे सेक्टर हैं उसमें नौजवान क्यों 4 साल नौकरी ना करे? क्यों उनको भी पेंशन ना दी जाए जैसे दूसरे प्रदेशों में? वहां से रिटायर होगा तो कारपोरेट में नौकरी पा जाएगा। नहीं, नौजवान मैं ब्रजेश जी एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने बात अपनी शुरुआत में कही थी कि ये वर्दी है जिसको पहनने के लिए नौजवान ललायत रहता है, ऑलिव ग्रीन। हाँ, ऑलिव ग्रीन, उसको पहनने के लिए ललायत रहता है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने भी देखा था, वो नौजवान जो रात के अंधेरे में दौड़ रहा था और उसको आर्मी में भर्ती का इंतजार था, और एक कार वाला आता है, वो उनसे कहता है कि हम तुम्हें लिफ्ट दे दे, कहाँ जाना है? तो कहता नहीं, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में जाता है और कहता सुबह मुझे फिर से खाना बनाना है, माँ बीमार है। तो जो नौजवान इतनी मेहनत करके इतना इंतजार कर रहा था, क्या वो 4 साल देश की सेवा के लिए इंतजार कर रहा था?
वो चाहता था कि उसकी पूरी जिंदगी देश की सेवा में आपकी पार्टी क्या चाहती है कि इसका रिव्यू हो या फिर इसको वापस लिया जाए? मेरी दो मांगे हैं इनसे कि ये जो पूरी नौकरी इनको दी जाए, 4 साल नौकरी नहीं होती है, और इनको पेंशन जरूर दी जाए, क्योंकि आर्मी में जब दूसरे लोगों को पेंशन मिल रही है तो क्यों इन नौजवानों को आप पेंशन नहीं देना चाहते हैं? आप पेंशन रोकना चाहते हैं, मुद्दा यही है। आप देश में नौजवानों को रोजगार, उनको पार्ट में आप संविदा की तरह देना चाहते हैं। आप 4 साल नौकरी देना चाहते हैं। आज आप आर्मी में नौकरी दे देंगे 4 साल, उसके बाद आप दूसरे सेक्टर में कहेंगे कि आप भी 4 साल नौकरी करो बिना पेंशन के, बिना किसी सुविधा के। धन्यवाद। कर्नल जी के चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल जी के चतुर्वेदी जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर पूरे देश भर में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है और बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। आज आपने हिंसा की खबरें देखी होंगी, कल भी इस तरह की चीज़ें हुई। तो आपको क्या लगता है कि स्टेक होल्डर्स में आपस में बात नहीं हुई और ये स्कीम रोल आउट कर दी गई जो सैन्य अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद विदेश जी। मैं अपने बहुत काबिल दोस्त लोगों में सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों कहीं, बड़े नए नए चीज़ें दिए। 62 ऑपरेशन के बाद जब ये इमरजेंसी कमीशन लागू हुआ तब किसी कुछ बात की? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब 1,30,000 इंडियन सोल्जर्स गए थे और वॉर के बाद हटा दिए कि उससे बात की? आज भी इमरजेंसी कमीशन के बाद फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन आज भी चल रहा है और मैं भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ और बहुत भीड़ रहती है उसमें आने के लिए भी। मालूम है 5 साल बाद रहेंगे नहीं मालूम। अभी सरकार ये कह रही है 75 में से 25% तो लिए ही जाएंगे और वो 25% जो कॉम्पिटेंट होंगे वो लिए जाएंगे। आज जो हिंसा हो रही है, ये हिंसा में किस जवान नहीं कर रहे हैं, इसमें ऐसे बहुत से ऐसे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए, या उम्र से छोटे हैं या 25 साल के ऊपर है, उनसे हिंसा करवाई जा रही है और एक स्कीम लागू की गई है। सर कौन हिंसा करवा रहा है? कोई एविडेंस है आपके पास? ये आरोप जो आप लगा रहे हैं कोई एविडेंस है? देखिए ब्रिजेश जी, ये तो जो करवा रहे हैं वो भी जानते हैं, जो कर रहे हैं वो भी जानते हैं। सर ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं कि अपने देश में कोई युवाओं को भड़का के अगर दंगा करवा रहा है तो इट्स वेरी वेरी सीरियस। हमें सतही तौर पर आरोप नहीं लगाना। अगर आपके पास एविडेंस हो तो आप दीजिए सर प्लीज। नहीं, मैं देखिए एविडेंस हम आपको फोटो ला के तो नहीं दे सकते, एविडेंस भी मिल जाएगी। आप भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं, वो जवान को बहका रहे हैं। कौन बहका रहा है सर? कुछ नाम बता दें। इस पे हिंसा हो रही है। अच्छा नाम बता दें सर। आप नहीं, हम नाम आप भी जानते हो जो बहका रहे हैं। मैं तो नहीं जानता सर, मैं जानता तो मैं तो कह देता, मेरे से रुका ही नहीं जाता है। विजय जी, ये जिनके इंटरेस्ट होंगे वो सब भड़का रहे हैं। अभी एक छोटी सी, इससे हट के छोटी सी बात जी, राहुल गांधी का स्टेटमेंट ईडी ले रही है और पूरी दुनिया में जो उसके अगेंस्ट में बवाल हो रहा है। अरे थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। 1 सेकंड नो सूरज जी, नो डिबेट में हम लोग मुद्दे पर हैं। मेरे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आज तो अपने यहाँ कर्नल साहब लोग ही बैठे हुए, वही गाइड करेंगे क्या करना है। भाई कर्नल शरद जी, आज जिस तरह से हिंसा हुई बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और फिर सिकंदराबाद तक, ये बहुत ही आज देखकर मन बड़ा विचलित हुआ इसी तरह की हिंसा को। आप इस स्कीम के बारे में क्या खुली धारणा रखते हैं? सबसे पहले तो मैं शुरुआत में उन नौजवानों को, युवकों को संबोधित करते हुए उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये महात्मा गांधी का देश है और जितना प्रभाव नॉन वायलेंस का होता है उतना वायलेंस का नहीं होता है। देश के साधन संसाधन का और अपने आगे के कैरियर का ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं की पूरी कद्र करने के साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि उनको इस वायलेंस से दूर रहना चाहिए ताकि हम मुद्दे से ना भटके। दूसरी बात, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ अलग अलग मीडिया के सोर्सेज पे कुछ लोग आकर के लगातार ये बात कह रहे हैं कि या तो सरकार समझा नहीं पाई है, या लड़के समझ नहीं पाए हैं, या हम धीरे धीरे जैसी जैसी डिमांड्स आती रहेंगी वैसी वैसी मांगे पूरी करते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि सरकार अपने आप में इतना बड़ा तंत्र है, कोई योजना लाने से पहले महीनों एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, एक एमओडी का एक अपना हायरार्की है, उसमें होमवर्क होता है, लोगों की मिनट शीट्स पे रिकमेंडेशंस होती हैं, फाइनल कैबिनेट में अप्रूवल होता है, उसके बाद जा कर के कोई इस तरह से नियम आता है।
तो आप उस नियम के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए कि जब 2 दिन लड़के सड़क पे निकलते हैं, आगजनी होती है, तो जो भर्ती की उम्र आपने 21 साल रखी थी उसको अचानक उठा के 23 साल कर देते हैं। इसका मतलब सरकार जब योजनाएं लाती है तो वो इंतज़ार करती है कि लोग चीखें चिल्लाएं, किसानों की तरह 700 किसान मर जाएं, उसके बाद बिल की वापसी होगी। ये बहुत इमेच्योर कॉल है और मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि सेना के साथ इस तरीके से जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो आगे चल के सेना को एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत हार्म करेगा। और मैं पर्सनली सोचता हूँ कि सेना इज द एपिटोम ऑफ एनी सिटाडेल विच इज हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे पार्शियली, क्योंकि कल आप जब डिबेट में थे तो सेना में भर्ती की उम्र 21 साल थी और आज जब आप मेरे साथ ठीक 24 घंटे बाद डिबेट करने आए हैं, अब 2 साल उम्र बढ़ गई है, 23 हो गई है। मैं 2-3 पॉइंट्स और कवर करना चाहूँगा अपने इनिशियल फेज में। जब लोगों ने मांग की है और इस तरह से वायलेंस फैला है तो सरकार ने महसूस किया है कि वो ये मान के चल रही थी कि इसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम डिफ़ॉल्ट चीज़ों को मान के ना चलें। जब एजिटेशन ज़्यादा बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है, तो उन्होंने इसको एज को बढ़ाया है। पहली बात, ये जो 2 साल का एज बढ़ाया है वो सिर्फ इस साल के लिए बढ़ाया है, यानी कि जो पिछले 3 साल में जिन बच्चों ने 3 अटैम्प्ट मिस किए हैं उनका ये लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट है। सेकेंड पॉइंट, इतना होने के बावजूद जब इन्होंने रात में अचानक ये ऑर्डर पास किया है तो स्वाभाविक है कुछ लोगों ने बैठ के ये फैसला लिया होगा। क्या उनको ये याद नहीं आया कि हजारों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपना फिजिकल दिया हुआ है, मेडिकल दिया हुआ है, रिटन एग्जाम पास किया हुआ है, फाइनल मेरिट का वेट कर रहे थे, उनके लिए क्या प्रावधान है? ये जो बच्चे सड़क पे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इनमें से वो बच्चे भी होंगे जिनके घर में लोग फूल माला लेके खुश हो रहे होंगे कि मेरा लाल अब फौज में जा रहा है, इसके लिए बिटिया ढूंढो, शादी करो, व्यवस्था करो, घर पक्का बनाने की तैयारी करो। एक बच्चे की नहीं, एक परिवार की मनोदशा सोचिए। जो लड़का 2-4 महीने में फौज में सैनिक बनने वाला था, आज वो एलिजिबल हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज रात में 9-10 बजे की तरफ इसी तरह से मीटिंग करके और कल ये ऑर्डर पास करेगी कि जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है उनको सेना में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा? तीसरी बात, इस पैटर्न से मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि कल रात में 9 या 10 बजे की तरफ सरकार एक मीटिंग दोबारा बुलाएगी और उसमें ये बात बताएगी कि जो 4 साल की एंट्री है हम इसको अब 5 साल की कर रहे हैं ताकि इनको पूर्व सैनिक का पद, ग्रेचुटी और बाकी सुविधाएं मिल सकें। और इसी क्रम में शायद नरसों रात में 9 या 10 बजे की तरफ एक और मीटिंग होगी जिसमें ये घोषणा होगी कि 4 साल के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर देकर इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में भेजेंगे। It is an absolute atrocious call by the government. That is all what I say. ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया। वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। आज तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी हिंसा हुई, 17 लोकेशंस पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बवाल हुआ, ट्रेन फूकी गई, गाड़ियां फूकी गई, हिंसा फैली। क्या कारण रहा? क्या समझा नहीं पाए या फिर सैन्य अभ्यर्थियों की और बाकी क्या डिमांड्स है? देखिए, ये मामला अभी थोड़ी देर पहले शरदबीर जी बोल रहे थे, ये काफ़ी मनोदशा को समझने वाली बात है कि बेरोजगारी का आलम चरम पर है। जिस देश में 2 साल कोरोना की मार झेली हो, लोगों के पास रोज़गार वैसे न रह गया हो, उसमें नौजवानों का इस तरह से नौकरी के नाम पर सड़क पर उतर आना, सरकार को इस नब्ज को पकड़ना चाहिए था, समझना चाहिए था। देखिए, अग्निवीर हो, अग्निपथ हो, ये जो भी कानून, जो भी भर्तियाँ आती हैं, वो क्या कृषि कानून की तरह सब पर बहस होगी कि कुछ लोग उसके समर्थन में होंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ होंगे और फिर बाद में तमाम तरह की चीज़ें होंगी, सालों आंदोलन चलेगा, फैसले बदले जाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आने दी जाए? हम जब समाज में कल्याण के लिए सरकारें काम करने निकली हैं तो जो जिस लायक है, जिस योग्यता रखता है, उस हिसाब से उसकी भर्तियां हो। ठेके पर, संविदा पर, दिहाड़ी मजदूरी पर, ये सब बातें तो ऐसी हैं जो पाकर भी लोग बेरोजगार ही माने जाते हैं। उम्र बढ़ा दी गई एक चर्चा में 2 दिनों के बाद, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है। रेल जला दे रहे, बस जला दे रहे, थाने फूंक दिए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, आक्रोश नहीं रुक रहा है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया होगा, जो मोदी के लिए जान देते रहे होंगे, जो विपक्ष के नेताओं को भी वोट देते होंगे।
ये कैरियर और भविष्य का सवाल है। इसने जात पात और धर्म और मजहब के बंधन के परे का सवाल है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, वो इसको अच्छा बता रहे हैं। जो ना तो सत्ता में है और ना पेंशन की उम्मीद है, उनको ये खराब लग रही है। बातें इतनी हैं कि जब अपना पेट भरा होता है तो पूरी दुनिया का पेट भरा नज़र आता है लोगों को। अपने घर में खुशी होती है तो लगता है पूरा संसार खुश है। अगर 75% लोग हर साल बाहर आने लगे 5 साल के बाद, मान लीजिए 1 लाख भर्ती होती है, 75,000 आदमी वापस आने लगा, इतनी बड़ी संख्या में इन अग्निवीरों को क्या गाड़ी की नौकरी करेंगे? उसके अलावा कौन सी ऐसी नौकरी होगी? अगर पुलिस में भर्तियां नहीं निकलती हैं 2-2 साल 3-3 साल राज्यों में, तो उनको कहाँ समायोजित किया जाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि 21 साल पे लौटने के बाद अगर कहीं नौकरी नहीं लगी तो लड़के की शादी ब्याह भी नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़कों की शादी तो 24-25 साल पे ही होती है। और पता लगा कि वो बैठा है, काम ही नहीं मिला, 4 साल नौकरी किया, 5 साल, बड़ी सारी विचित्रताएं, बड़े सारे बातें आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि हम खाली इसलिए जोर दे रहे हैं कि जो सिपाही सेना में भर्ती हो गया वो आगे चल के किसी संस्था में चौकीदारी करेगा, वो खाली या कहीं और जाके सिपाही बन जाएगा, क्या वो अफसर बनने की या वो रैंक में ऊपर जाने की, प्रमोशन पाने की योग्यता नहीं रखता। कुल मिलाकर हम दुनिया के विभिन्न देशों से इसकी तुलना कर रहे हैं। इजराइल एक देश है जहां लड़कियों को भी सेवा देना सेना में अनिवार्य है, लेकिन वो छोटा देश है, जनसंख्या कम है। शरदवीर जी बता रहे थे वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जो विकसित देश होते हैं उनके अपने नागरिकों की जान की कीमत बहुत होती है, अपने सैनिकों की, तो इसलिए वो पैसा अथाह खर्च करते हैं अपने सैनिक की जान बचाने के लिए, सैनिक की जान ना जाए। हमारे यहाँ तो पिट्ठू लाद दिया जाता है, 25 किलो का राशन, जाओ 100 किलोमीटर पेट्रोलिंग करो, पैदल चलो, पानी में खड़े रहो। सेना का जवान अदम्य साहस का परिचय देता है जी, आज सियाचिन जैसी चोटियों पर जी। लेकिन कुल मिलाकर बात ये आती है ब्रजेश जी कि ये जो कानून है, इस कानून के बाद ये जो आई है भर्ती, इसके बाद इस हिंसा को कैसे रोका जाए, क्योंकि हमारा देश जलने से बचे, हमारा प्रदेश जलने से बचे। एक सज्जन ने कहा कि भाई अग्निवीर के सेना में भर्ती की उम्र 17 साल है और हमारे देश में शादी की उम्र 21 साल है। लड़की वाले लड़का देखने गए, पूछे लड़का क्या करता है, बोले अग्निवीर से रिटायर है। तो अग्निवीर से रिटायर आदमी की शादी भी बड़ी मुश्किल से होगी, ये भी एक समस्या है। लेकिन समस्या इस देश की ये है कि प्रदेशों में संविदा की भर्तियों के लिए लाखों लाखों लोग आते हैं, चपरासी की भर्तियों के लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के आवेदन करते हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों के घरों में खाने पीने का संकट है। जिनके घरों में 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके माँ बाप इसी उदासी में मर जा रहे हैं कि लड़कों के सामने रोजगार नहीं है। तो कैसे इस प्रदेश में और देश में रोजगार पैदा किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो चीज़ बनी बनाई है उसको नष्ट होते हुए देखने से दर्द होता है। जी, बहरहाल कंक्लूड कर साहित्यकार ने लिखा है जी कि अजीब वक्त बहुत बड़ा सौदागर है, ये जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अब अमीरी का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर जवानी ले जा रहा है। जो लड़के ऐसे आंदोलनों में फंस जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, उनका करियर जिंदगी खराब हो जाएगी, वो किसी नौकरी के लायक नहीं रह जाएंगे। संयम से काम लेने की ज़रूरत है, लेकिन बेरोजगारी के नाते लोग करें तो क्या करें। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि एक हाथ में किताब दूसरे में कुल्हाड़ी, कुछ इस तरह से मार रही हमको बेरोजगारी। छोड़ गया कोई घर किसी ने हिम्मत हारी, और बचपन गुजरा नहीं सर आ गई जिम्मेदारी। बढ़ रही जनसंख्या साथ बढ़ रही लाचारी,
और झूल गया कोई फंदे से और किसी की उजली हो गई साड़ी। कुछ इस तरह से मार रही हमको बेरोजगारी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के इस मसले को लेकर एक सवाल पूछा, जो आज मैं जिस मसले को लेकर डिबेट कर रहा हूं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन आखिर कब थमेगा। तो गोपेश कुमार लिखते हैं कि प्रदर्शन आज नहीं तो कल रुक जाएगा, लेकिन जो प्रदर्शन से नुकसान हुआ उसकी भरपाई मुश्किल होगी। तो संजय गुप्ता लिखते हैं कि अग्निपथ योजना ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि युवाओं को कोई जानबूझकर गुमराह कर रहा है। ओपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे जब सुरेंद्र राजपूत बोल रहे थे। ओपी सिंह जी बोलिए। जी जी, मेरा ब्रजेश जी ये कहना है कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कुछ सवाल उठाए थे, तो लाजमी है कि उसका जवाब दें, नहीं तो डिबेट में ये भ्रम की स्थिति फैला करके, जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं नौजवानों में, विपक्षी पार्टी के लोग, वैसे ये डिबेट में भ्रम फैला के सुरेंद्र राजपूत जी चले जाएंगे। नंबर एक, इन्होंने कहा ब्रजेश जी कि ओपी सिंह भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं कि 22 लाख रुपया जब 4 साल बाद आएगा तो उस नौजवान को कहां से मिलेगा। मैं इनका ज्ञानवर्धन कर दूं कि जब वो 4 साल बाद अग्निवीर जब जाएगा तो उसको सरकार 11.71 लाख रुपया देगी सुरेंद्र राजपूत देगी और 9 लाख बताइए ना कुछ समथिंग वो उसके वेतन से जो हर माह कटौती होगी वो पैसा मिलेगा। वही 11.5 लाख रुपया ओपी सिंह जी पढ़ के आइए। था, मैंने तो कहा वही 11 लाख रुपया मैं दूंगा आपको समय, अपनी बारी में आप बोल लेना। कहा कि हमारी एक एक करके 1 by 1, अब इनके बाद आप ही के पास आऊंगा और मेरी सरकार बन जाए। जी ब्रजेश जी, मैं 2 लाइन में बात खत्म करता हूं। तो मेरा यह कहना था, इन्होंने कहा बेरोजगारी है, मैंने कहा एक नौजवान 4 साल बाद यदि 22 लाख रुपया लेके आ रहा है, रोजगार कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों ने इस बात का ऐलान किया है कि जो अग्निवीर वहां से रिटायर होगा, हम उसको पैरामिलिट्री फोर्स में, अन्य नौकरियों में मैं उसको वरीयता दूंगा। मैं छोटी सी बात, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 10 साल सेना के लोगों का ये मांग था 1 रैंक 1 पेंशन, क्यों नहीं दिया? हमारी सरकार ने दिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता के ब्रजेश जी, समय कम है, एक जो है भारत सरकार द्वारा डिफेंस कमेटी बनाई गई है, राहुल गांधी जी उसके सदस्य हैं। सेना और देश की रक्षा के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि 23 जो डिफेंस मीटिंग हुई उसमें 22 बार अनुपस्थित रहे। तो आप अंदाज लगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, गो अहेड। आप क्या कहना चाह रहे थे राहुल गांधी। थैंक यू ओपी सिंह जी, शुक्रिया। कृपया सहयोग करें, कृपया सहयोग करें, एयर स्ट्राइक पर कृपया सहयोग करें। थैंक यू, बल को तोड़ते थैंक यू, और उनसे जो सबूत मांगते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत, गो अहेड। ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब इस तालाब का पानी बदल दो, इसके कमल फूल मुरझाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। ये कायदे कानून समझा रहे हैं। ओपी सिंह जी कह रहे हैं 22 लाख रुपया। अरे भाई, वो तनख्वाह का पैसा है और उसकी जो पैसा काटा है आपने 30,000 रुपया में से, वो पैसा आप दे रहे हो। ग्रेजुएटी नहीं दे रहे हो, पेंशन नहीं दे रहे हो, और जो सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा आप जो बात कर रहे हो 48 लाख रुपए की, उसकी 1 सेकंड रुक जाइएगा, आप रुकिएगा, मैं दूंगा। जो 48 लाख रुपए की बात कर रहे हो, अगर वो बीच में शहीद हो जाता है तो वो भी क्या नाम बीमे से मिल रहा है। यहां पर एक कर्नल राघव साहब बैठे हैं, एक कर्नल बैठे हैं, क्या नाम इनका, चतुर्वेदी जी। ये दोनों अपनी पेंशन काहे नहीं लेना बंद कर देते हैं? ये तो बड़ी बड़ी अभी बातें कर रहे हैं अग्निवीरों के उस पक्ष में। अपनी पेंशन लेनी, यहां घोषणा कर दें कि आज से हम पेंशन नहीं लेंगे, समझ में आ जाएगी। ये संघ की मानसिकता के लोग जो आकर के यहाँ पूर्व सैनिक के रूप में बैठ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की अरे अफसर सुनिए ना, पर्सनल नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये सेना के सम्मान पर दाग लगाते हैं। ये सेना के सम्मान पर दाग लगाते हैं, दागी है ये लोग। मैं फिर से मैं कहता हूँ, आएंगे राहुल गांधी का नाम ले लेंगे। आपने पूछा बताओ किसने किया, क्या राहुल गांधी का ईडी, जैसे
इनके घर वालों को आकर के कर्नल बता रहे राघव, थे थैंक हिंदी यू, वाले। शुक्रिया। ये संघी मानसिकता थैंक यू। के लोग ओके, अपने आप ऑल को राइट। सेना की सुरेंद्र वर्दी जी, में आप शांत हो जाएं, शर्म आप। नहीं आती है, सुरेंद्र जी, शांत हो जाएं। शर्मनाक लोग हैं ये लोग, सीधे कर्नल राघव के पास सीधे चलते हैं। शर्मनाक लोग। ऑल राइट, थैंक अरे यू, आज थैंक घोषणा यू, करें कि हम थैंक पेंशन यू। नहीं लेंगे। सुरेंद्र जी, जो अग्निवीरों को सुरेंद्र जी, पेंशन इतनी नहीं मिल उत्तेजना रही ठीक है, नहीं वो है। पेंशन नहीं लेंगे। इतनी उत्तेजना ठीक नहीं कहें ये है। ऑल लोग, राइट, ऑल अगर राइट। हिम्मत है तो आपके चैनल पर कहें ये दोनों कर्नल, थैंक कर्नल यू। सतपाल राघव आप और डिबेट को कर्नल आगे जी के बढ़ाने देंगे। चतुर्वेदी, थैंक कहें कि हम यू। पेंशन ऑल नहीं राइट, लेंगे। कर्नल संतपाल राघव जी, प्लीज गो अहेड सर। बात ओके, सुरेंद्र राजपूत बहुत ओके, बड़े बने हैं। थैंक यू। कर्नल राघव, प्लीज गो अहेड। अरे कर्नल के पीछे मत छुपो, ऑफिस से एक सेकेंड, सेना के व्हाट्स पीछे रॉन्ग मत विद छुपो। यू? इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? और आप अपमान कर इतना रहे हैं। इरिटेट मत होइए। कायर आराम से। आदमी हो, सेना के आराम पीछे से छुप रहे हो। एक कहें ये सेकंड, दोनों कर्नल कर्नल राघव पेंशन बोलिए, नहीं लेंगे। कर्नल राघव बोलिए। जी जी जी, देखिए मैं आपको इस स्कीम के बारे में लोगों को इतना मालूम नहीं है। तो ये स्कीम है, इसको सिर्फ पे पैकेज और क्यूआर बताया है, जैसे कि एनरोलमेंट का वो बताया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, विशेष तौर पे बता रहा हूँ, मेरे ये स्कीम मैंने जहां पे सर्विस किया आर्टेक्ट में, जहां पे लास्ट मेरा असाइनमेंट था, वहां से ये रोल आउट, इसके ऊपर स्टडी ग्रुप लगे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, आर्मी को क्या फायदा है? एज प्रोफाइल, जो जवानों टेक्निकल जो नो हाउ जवानों के अंदर होगा, और जो जवान जी कॉम्पिटिटिव जो 25% हमारे पास आएंगे, हाईली मोटिवेटेड जो जवान, ये एक फिक्स नहीं है, इसमें भी करेक्शन हो सकता है। जैसे अभी शॉर्ट सर्विस अफसर पहले 5 इयर्स के थे, और उसमें से जब हमारा कमीशन हुआ था सिर्फ 20% लिए जाते थे, 100 में से 20, और सिविल के अंदर कोई एवेन्यू नहीं है, सही था, सिर्फ किसी 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई था, ना कोई ईसीएचएस था, ना कोई ग्रेजुएटी थी, और उस टाइम में भारतवर्ष के अंदर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं था। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है और आपका वीडियो भी फ्रीज हो रहा है, मैं वापस ठीक कराता हूँ, फिर आपके पास आएंगे। फखरुल हसन जी, क्या होना चाहिए ताकि इस तरीके की हिंसा खत्म हो और सैन्य अभ्यर्थियों और सरकार के बीच बैठकर वार्ता हो? देखिए, कांग्रेस इस मसले का समाधान खोजा जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, मैं उससे सहमत भी हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो दोनों हमारे जो कर्नल बैठे हुए हैं वो अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दे। हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा था कि एक अधिकारी, उनका बड़ा इंटरव्यू छपा था कि पुरानी पेंशन स्कीम बहुत जो नई पेंशन स्कीम है वो बहुत अच्छी है, उसके बहुत फायदे गिना रहे थे, लेकिन अपनी पुरानी पेंशन से ही ले रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार है, उनको सोचना चाहिए नौजवानों के बारे में कि वो 4 साल नौकरी करेंगे और आप पेंशन नहीं देंगे। चलिए, मैं आपकी सहमत हो जाता हूं, आप 4 साल नौजवानों को नौकरी दीजिए, तो आप पेंशन दे दीजिए। हम कहते हैं नौजवान, दो बुजुर्ग सैन्य अधिकारियों ने आपका क्या बिगाड़ा? इनकी पेंशन के पीछे क्यों पड़े? नहीं, हम तो मुद्दों पर बात करो। हम तो बच्चों को हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये अधिकारी नौजवानों की पेंशन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये उनकी पेंशन क्यों नहीं लेना देना चाहते हैं? ये अपनी पेंशन लेंगे, जो आने वाला भविष्य है, आने वाले नौजवान है, उनकी पेंशन से इनको बड़ी दिक्कत है। ओके, कर्नल जी के चतुर्वेदी, यस सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गो अहेड। और सोच समझ के बोलना। एक सेकंड, नो सुरेंद्र जी, के बारे में बोलोगे 10 बातें सुनोगे। ओके, चतुर्वेदी साहब बोलिए। 30 जो जवान 15 साल से ज़्यादा की सर्विस करता है उसको पेंशन मिलती है। जो ऑफिसर 5 साल की सर्विस के बाद चले गए उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनको कुछ नहीं मिला है। यही जो कॉम्पिटेंट है वो तो रखा ही जाएगा जी। अच्छा, और जहाँ तक सवाल है आपके, जो बाकी जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस, वो 5 साल सर्विस करते हैं और पूरी लाइफ पेंशन खाते हैं। यहाँ 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद फिर पेंशन मिलती है। अरे पहले का था, पेंशन क्यों नहीं? तो कृपया 5 साल 4 नौकरी दे रही है। आप बात सुनिए। अरे पेंशन, अरे दोनों लोग मिलके क्यों एक व्यक्ति को पीछे पड़े? बोलने दो उनको, ना अपनी बात तो रखने आपने 4 साल में करना चाहिए। पीछे पड़ गए। वो नौजवान पेंशन ना ले। कल हरियाणा के लड़के ने आत्महत्या कर ली, इन्हीं जैसे कर्नल चतुर्वेदी। अरे तो जाओ, अफसर भी पेंशन नहीं देते यार। 30 साल नौकरी करेंगे, पेंशन। अच्छा, सब शांत हो जाओ। कर्नल शरद, मेरी आवाज पहुंच रही है? कांग्रेसी और सफाई दोनों अपमान कर रहे हैं। अरे ये कर्नल शरद, भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना है। ये बिल्कुल छिपकली हो गया।
थैंक यू, आप सबका शुक्रिया, आप छुपो मत, धन्यवाद। सामने बात करो। कर्नल शरद, समाधान क्या है इसका जो कुछ भी चल रहा है? कर्नल शरद, गो अहेड। इसका समाधान कर्नल शरद बोलेंगे। ये है कि सब लोग बच्चों को समझाएं। कर्नल शरद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसका समाधान मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मसले का हल कैसे निकाला जाए। जी बिल्कुल, इसका समाधान सर चतुर्वेदी जी, शुक्रिया। गवर्नमेंट कंसीडर करे। हाँ, कर्नल शरद बोलिए आप, सिर्फ कर्नल शरद। सबसे पहले तो मैं इन सभी साथियों के महानुभावों का एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अच्छी भली सरकारी नौकरी, अगर ये इसको नौकरी कहते हैं देशभक्ति और उस जज्बे को, अगर वो चल रही थी, उसको अचानक घटा के 4 साल का ट्रायल बना दिया गया है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये लोग लगातार उस सर्विस में 4 साल की एंट्री की सपोर्ट कर रहे हैं, जहां 30 साल से ज्यादा खुद सर्विस करके आए हैं और पेंशन होल्डर है। अभी इन्हीं में से किसी साथी ने ये बोला था, हम 4 साल के लिए इसलिए लेते हैं कि हम चेक कर लेंगे, जो अच्छा होगा वो रखेंगे, जो अनफिट होगा निकाल देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि आर्मी को 4 साल के लिए आप एक ट्रायल सेंटर बनाना चाहते हैं देश की सिक्योरिटी की संस्था को? और जब आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो आश्वासन, गलत बयान दे रहे हैं और जुमला, ऐसे शब्दों का प्लीज इस्तेमाल फौज के साथ मत करिए। आप लोग फौज का भी वही हाल करेंगे जो आपने एक सेकंड और ऐसी संस्थानों की जो आपने हालत की है। भगवान के लिए, राज्य के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का। पर कर्नल शरद, आपके दो साथी हैं जो सैन्य अधिकारी हैं, रिटायर्ड कर्नल राघव और कर्नल चतुर्वेदी, आपके तर्कों और तथ्यों से सहमत नहीं है? मेरे तर्कों और तथ्यों से सहमत नहीं है, ये स्वाभाविक है, हो सकता है। मैं सिर्फ इतना सवाल करना चाहूंगा, एक लड़के को आप 4 साल की संविदा पे रखेंगे या परमानेंट जॉब देंगे, उसकी फैमिली को सिक्योरिटी देंगे ताकि देश के लिए वो लड़ते समय झिझके ना जी, क्योंकि जब वो लड़ने के लिए जा रहा है तो अपनी जान पे लड़ने जा रहा है, अपनी शौक पे नहीं लड़ने जा रहा है। एक बॉलीवुड के एक्टर में और एक सेना के सिपाही में जो आमने सामने दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पे पॉइंट ब्लैंक फायर कर रहा है, क्या हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे? क्या हम एक फौज के सेना को जो एक गलती और एक मिस्टेक में एक गोली के साथ भगवान के पास जाएगा, क्या हम उसका कंपैरिजन इस चीज से करेंगे कि अगर वो फिट होगा तो 4 साल बाद रखेंगे वरना नहीं रखेंगे? मेरा एक पॉइंट बहुत जरूरी है। लगातार सब लोग कह रहे हैं कि वादा किया है, 4 साल बाद नौकरी दिलाएंगे, तो दे दीजिए ना, आप रखिए 4 साल के लिए। आप आज उसको भर्ती करिए और आज बता दीजिए कि 4 साल के बाद 100 एंड 100 नंबर सीआरपीएफ बटालियन या 100 एंड 100 नंबर बीएसएफ या यूपी कैडर पुलिस में हवलदार, 100 एंड 100 थाना या 100 एंड 100 जिला के एसएसपी को इस तारीख इस साल में आप यहाँ का कार्य खत्म करने के बाद रिपोर्ट करेंगे, बट नहीं कर पाएंगे आप। सही बात है सर। नहीं, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में यहाँ पे या तो पानी लीक हुआ है या पेपर लीक हुआ है एग्जाम से। जाने हजारों लड़के सैनिक मेरे टच में हैं जो नौकरी के बाद यहाँ आए हैं, उन्होंने टीचर के लिए आवेदन किया है, पुलिस में जवानों के लिए आवेदन किया है, उनका एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है। वो बेचारे 16-17 साल की नौकरी के बाद आए हैं और 5 साल से अभी तक एग्जाम में अपियर होके मेरिट की लिस्ट पब्लिश नहीं एक बार भी हो पाई है पिछले 5 साल में। और जहां तक मुझे ज्ञात है, आज शायद उत्तर प्रदेश ने भी केंद्र सरकार को यह वादा किया है कि हम इन लड़कों को अपने यहाँ नौकरी देंगे। आपके सड़कों पे बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो आपका वोट बैंक है, आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। आप सेना के 4 साल के केंद्र सरकार के लड़कों को वादा कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के सैनिक हैं, उनको आप रोजगार देंगे। कंक्लूड करें जी, कंक्लूड करें। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, इस बहुत तरीके शुक्रिया। से बार-बार नई योजनाएं लाके, कभी नोटबंदी, कभी किसान बिल और कभी सेना। मैं 2-4 साल पहले मैं वादा करता हूं, यहाँ पे जो मेरे सैनिक साथी बैठे हैं, उन्होंने सपने में कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन हम टीवी पे बैठ के ये डिबेट कर रहे होंगे कि ठेके पे लिए गए लड़के सेना के लिए फायदेमंद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने डिबेट में अपने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।